पटनायक जी की पुस्तक भारत शूद्रों का होगा के पिछले एपिसोड में हम इसके 5th टॉपिक को कंप्लीट कर चुके हैं, जिसके तहत हमने जाना कि कर्ज की जो अर्थनीति होती है उसे आम इंसान समझ नहीं पाता है, लेकिन फिर भी किशन पटनायक जी ने उसे काफी सिंप्लीफाई शब्दों में एक किसान और एक जमींदार के जरिए हमारे सामने प्रस्तुत किया और ये बताने की कोशिश करी कि विदेशी कर्ज और विदेशी पूंजी का वही संबंध है जो कर्ज और गिरवी के बीच का होता है। उम्मीद है आपको ये सभी बातें समझ में आई होंगी। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और इसके अगले टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे। तो चलिए मेरे साथ। जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अम्बेडकरनामा। बुक का 6th टॉपिक है आंकड़ों का झूठ और आम सहमति का फरेब। मुझे लगता है सभी सरकारें इस तरह का फरेब कम या ज्यादा आम जनता के साथ करती ही होंगी। मनमोहन सिंह का 5वां बजट गैर जिम्मेदार, औचित्यपूर्ण और विचार शून्य है। यद्यपि इसकी एक दिशा है देश की आम जनता को अधिक असहायता की ओर ढकेलते जाना और राष्ट्रीय संपदा पर विदेशियों के नियंत्रण को व्यापक तथा मजबूत करना। औचित्यपूर्ण इसलिए कि वित्त मंत्री ने पिछले 4 वर्षों में अपनी आर्थिक नीतियों के लिए व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति हासिल करने का विजयोन्माद जाहिर किया। तो औचित्यपूर्ण का मतलब होता है ढिठाई से भरा हुआ, ढीठ किस्म का। यहां पर मनमोहन सरकार का जिक्र है, लेकिन यदि आप इसको आज की सरकार से कंपेयर करें तो आप समझेंगे लहसुन और प्याज के जो दाम हैं वो आसमान छू रहे थे। तो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर जी का जो बयान आया था वह बेहद बचकाना था। निर्मला सीतारमण जी का बयान था कि मैं लहसुन प्याज नहीं खाती इसलिए इसकी चिंता भी नहीं करती। तो एक्चुअल में ढिठाई भरा बयान इसे कहा जाना चाहिए। इस खुशी में उन्होंने मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेता और पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि सोमनाथ चटर्जी को व्यंग्यात्मक लहजे में बधाई दी। कारण ज्योति बसु के नेतृत्व में पश्चिम बंगाल भी इस क्रांतिकारी मार्ग पर चल पड़ा है। लिखित बजट भाषण से हटकर वित्त मंत्री ने जब इसका उल्लेख किया और मार्क्स का भी नाम लिया, तब कम्युनिस्ट विरोधियों ने विद्वेषपूर्ण ठहाका लगाया। ठहाका लगाने वाले में शायद विपक्ष के जनता दल, सजपा, भाजपा आदि के सदस्य थे, जिनके नाम का वित्त मंत्री ने जिक्र तक नहीं किया और उनके ऊपर यही सबसे बड़ा व्यंग्य था। उनका नाम लेना वित्त मंत्री को जरूरी नहीं लगा। मार्क्सवादियों का नाम लेने का मतलब है कि इन्हीं से मौलिक विरोध की आशंका थी दूसरों के बारे में, अर्थात विपक्ष के बारे में। मनमोहन सिंह जानते हैं कि वे कितने पानी में हैं। व्यापक राष्ट्रीय आम सहमति के इस दावे का प्रतिवाद किसी विपक्षी दल ने नहीं किया है। उन्हें मुंह बंद करना पड़ा है, क्योंकि कोई भी प्रतिवाद होता तो प्रधानमंत्री सरकारी रिकॉर्ड से बता देते कि आम सभाओं से नई आर्थिक नीति का विरोध करने वाले नेताओं ने अपनी सरकारों के अतीत में क्या क्या काम किए हैं और अब राज्यों की सरकारें क्या कर रही हैं। तो मतलब अपनी कलई ना खुल जाए इस डर से जो है विपक्ष के लोग चुप बैठे रहते हैं। संसद में उपस्थित किसी भी दल का प्रधानमंत्री जब चुना जाता है तो शपथ ग्रहण के कुछ घंटों के अंदर ही वह लंदन, न्यूयॉर्क के अपने मालिकों को सुनाने के लिए बयान देता है कि उसकी सरकार मौजूदा आर्थिक नीतियों का अनुसरण करेगी। जनता दल के देवे गौड़ा से लेकर महाराष्ट्र के भाजपा शिवसेना गठबंधन के मुख्यमंत्री मनोहर जोशी ने यही किया है। मानो यही असली शपथ है। तो बहुत व्यंग्यात्मक शैली में इस बात को वे कह रहे हैं कि हमारे देश के जो प्रधानमंत्री होते हैं या सरकारें होती हैं वो विदेशी या विकसित देशों के हाथों की कठपुतलियां होती हैं। ये सच है कि मनमोहन सिंह और मुद्रा कोष की आर्थिक नीतियों के पीछे संसद की व्यापक आम सहमति हो गई है। यहाँ सारे दल शासक वर्ग के स्वार्थ का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं और शासक वर्ग पूरी तरह नई आर्थिक नीति का पक्षधर हो गया है। औचित्य इसमें है कि शासक वर्ग की आम सहमति को राष्ट्रीय आम सहमति का पर्याय मानने की हिम्मत वित्त मंत्री ने की है। कुछ ही दिनों पहले आंध्र कर्नाटक में कांग्रेस की भारी पराजय हुई थी। तब प्रणब मुखर्जी को यह कहना पड़ा था कि हमारी आर्थिक नीतियां अच्छी हैं लेकिन लोगों को हम समझा नहीं पाए हैं। उसी पराजय की पुनरावृत्ति 1996 के लोकसभा चुनाव में न हो, इसके लिए खाद्य वित्त मंत्री ने इस बार बजट में बहुत सारे भोंडे प्रलोभनकारी कार्यक्रम पेश किए हैं।
तो उस समय जो भी प्रलोभन दिए गए होंगे जनता को कि हमें सत्ता में चुनकर दोबारा लेकर आए जनता, उससे आज की मौजूदा सरकार के दिए गए प्रलोभनों की आप तुलना कर लीजिए। शुरुआत से ही ये लोग कहते हैं कि 15-15 लाख सबके खाते में चले जाएंगे, स्विस बैंक से सारा काला धन जो है यहां ले आएंगे। क्या हुआ उन प्रलोभनों का? क्या मिले आपको वो पैसे? और उसके कुछ समय बाद ही गृह मंत्री अमित शाह जी का बयान भी ये ढिठाई पूर्ण आता है कि ये तो बस एक जुमला था 15 लाख रुपए देना। यदि नई आर्थिक नीतियों के चलते राष्ट्रीय आम चुनाव में पराजय की आशंका है और बजट में कुछ प्रलोभनकारी कार्यक्रम दर्शाकर इन नीतियों के परिणामों पर लिपापोत करने की जरूरत महसूस हो रही है, तो ये किस प्रकार का व्यापक राष्ट्रीय असहमति है। गैर जिम्मेदार इसलिए कि जिन समस्याओं को बजट में कबूल किया गया है, जिसका हल अभी तक नहीं हो पाया है, उसके समाधान का बगैर कोई तरीका सुझाए कह दिया गया है कि अगले बजट तक सब ठीक हो जाएगा, मूल्य वृद्धि की समस्या का हल हो जाएगा, घाटे की समस्या भी दूर हो जाएगी। पिछले दशक में सबसे खराब साल 1990-91 था और ये वो साल था जब मंडल कमीशन लागू किया गया था और पूरे देश में जो है इसके विरोध में प्रदर्शन किए गए थे। आपको राजीव गोस्वामी याद होंगे, जिन्होंने अपने ऊपर तेल छिड़ककर आत्मदाह करने की कोशिश की थी। बाद में वो एक मशहूर छात्र नेता के रूप में उभरकर सामने आए थे। उसी के मुकाबले अपनी प्रगति और वृद्धि का आंकड़ा पेश करते हुए वित्त मंत्री कहते हैं कि सब कुछ सही दिशा में चल रहा है, इसलिए ये समस्याएं भी दूर हो जाएंगी। असलियत तो यह है कि इन समस्याओं को और भयावह करने वाले उपायों में से ही इस प्रकार की वृद्धि हासिल की जा रही है। इसीलिए कुल राष्ट्रीय उत्पादन और औद्योगिक उत्पादन के दर में वृद्धि के साथ न घाटे की संख्या में न मूल्य वृद्धि की संख्या में कोई कमी आने वाली है। तो किशन पटनायक जी ने जब ये लेख लिखा होगा तो उस समय 1990-91 के दौर का इन्होंने जिक्र किया है और ये वो समय था जब गल्फ वॉर यानी कि खाड़ी युद्ध जो है वो चल रहा था ईरान इराक के बीच में, कुवैत के तेल के कुओं के पीछे। तो उससे पूरे देश में तो क्या पूरी दुनिया में ही एक रिसेशन का जो माहौल था वो क्रिएट हो गया था। चीजें जो है वो अननेसेसरीली महंगी हो गई थी, तो उसका फर्क जो है वो जाहिर सी बात है भारत पे भी पड़ा होगा। उस समय भी मनमोहन सिंह जो है इस देश की अर्थव्यवस्था को बचाए रखने में कामयाब हुए थे। इस चीज का जिक्र कहीं भी किशन पटनायक जी ने नहीं किया है, जो काफी ताज्जुब भरा है। समूचे तीसरे विश्व में मुद्रा कोष की नीतियों के द्वारा लाई गई वृद्धि के बावजूद मुद्रास्फीति बढ़ने, घाटा अधिक होने तथा मुद्रा की भारी अवमूल्यन के उदाहरण भरे पड़े हैं। अगेन मैं कहूंगी कि खाड़ी युद्ध का समय था और इस समय चीजों में अगर बढ़ोतरी हो रही थी उनके दामों में, तो ये तो इंटरनेशनल मार्केट से रिफ्लेक्ट भी होकर चीजें हो रही होंगी। भारत में ही राजीव गांधी के जमाने में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि बहुत ज्यादा दिखाई जा रही थी, मगर उसी के साथ साथ मूल्य वृद्धि, विदेशी कर्ज और घाटा सब कुछ बढ़ने लगा था। हाँ, ये बात बिल्कुल सही हो सकती है कि सरकार जो है वो हर चीज में तरक्की दिखाए, अपनी बहुत ज्यादा बढ़ाई करे, लेकिन तब भी जो है रुपए का जो मूल्य है वो लगातार अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में घटता चला जाए, उसकी कीमत कम होती चली जाए, तो ये चिंता का विषय है। और फिर ये सवाल भी उठता है कि आखिर ये विकास किस तरह का है। मौजूदा सरकार में रुपया जो है वो टके से भी नीचे चला गया है। अब तक के आजाद भारत में सबसे कम दाम रह गया है हमारे रुपए का। इसलिए जब वित्त मंत्री ये कहते हैं कि औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि संतोषप्रद हो रही है, अतः मूल्य वृद्धि और घाटे की समस्या भी नहीं रहेगी, तो ये एक मूर्खतापूर्ण अनुमान है। पिछले 2 सालों से उसका दावा रहा है कि गलत आर्थिक नीतियों को चलाने वाली सरकारों ने मुद्रास्फीति बढ़ा रखी थी और उसकी अर्थात मनमोहन सिंह की नीतियों के फलस्वरूप वह घट रही है। इस बार जब पुनः मुद्रास्फीति तेजी से बढ़ी तो वे कहते हैं कि कुछ आकस्मिक कारणों के कारण ऐसा हो गया, अब वो ठीक हो जाएगा। तो वो आकस्मिक कारण जो थे वो यही खाड़ी युद्ध के कारण पैदा हुए थे।
बजट के एक दिन पहले रेल बजट पेश हुआ था और देश के व्यापारी वर्ग ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा था कि कीमतें बढ़ेंगी। कोई कह सकता है कि उद्योग व्यापार पर लगने वाले करों में भी कमी से क्या मूल्यों में कमी नहीं आएगी। वास्तविकता का नियम यही है कि करों में वृद्धि से दाम बढ़ते हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं कि करों की कमी से दाम घटेंगे ही। तो काफी अच्छी चीज यहाँ पर कृष्ण पटनायक जी कह रहे हैं कि सरकारें बोलती हैं कि हम नए नए कर लगाएंगे, नए नए टैक्स लगाएंगे और जो है वो सरकारी कोष जो है उसको भरने की कोशिश करेंगे इन टैक्सों के जरिए और आम जनता को और ज्यादा सहूलियतें देने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ जितने भी क्वालिटी ऑफ लाइफ है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। इसके पीछे सिर्फ बेईमानी नहीं है बल्कि कुछ कारण भी हैं। दामों पर कई तरह के दबाव आते रहते हैं, जैसे कुछ वक्त ढुलाई के खर्च में वृद्धि का एक कारण बन गया है। जब तक मूल्यों को घटाने के लिए सरकार की स्पष्ट और मौलिक नीतियां नहीं होंगी तब तक दाम बढ़ेंगे और बढ़ाने के लिए कारण भी मिलते जाएंगे। मौलिक नीति का मतलब किसी चीज का मूल्य कैसे निर्धारित हो, इसकी नीति। मनमोहन सिंह की मान्यता इसके विपरीत है। मूल्य निर्धारण का सारा अधिकार वे बाजार यानी पूंजीपतियों पर छोड़ना चाहते हैं। मूल्य संबंधी उनकी अपनी नीति कुछ भी नहीं है। तो ये उस समय का जिक्र है कि सिर्फ ऐसा सोच विचार हो रहा था कि क्या मूल्य निर्धारण करने के लिए निजी कंपनियों को बोल दिया जाए कि आप अपने प्रोडक्ट को किस मूल्य पर बेचना चाहते हैं, ये हमें बता दें। लेकिन अब तो सरासर ऐसा हो रहा है। यदि आप डीजल पेट्रोल के दाम पर ही नजर डालें तो भारत में ये 100 रुपए से भी ज्यादा काफी टाइम तक बना रहा है और ये तब हुआ जब पाकिस्तान सहित बहुत सारे हमारे पड़ोसी देशों में इसके आधे दामों पर पेट्रोल डीजल जो है वो उपलब्ध थे। और हैरानी की बात तो ये है कि भारत ही उन्हें बहुत सारा डीजल और पेट्रोल मुहैया करवाने वाला देश था। बावजूद इसके वहां पर भारत के आधे दामों में डीजल पेट्रोल मिल रहा था। क्यों ऐसा हो रहा था, इसके ऊपर आप चर्चा कर सकते हैं, खोजबीन कर सकते हैं, तरह तरह के आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं, गूगल सर्च कर सकते हैं। गैर जिम्मेदारी का सबसे भोंडा प्रदर्शन बजट के सर्वाधिक चर्चित हिस्से में है गरीबी हटाओ वाले कार्यक्रम की सूची में। इनमें 10 प्रमुख योजनाएं हैं। इन योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए पैसे का कोई इंतजाम बजट में नहीं है। राष्ट्रीयकृत बैंकों की ये जिम्मेदारी दी गई है कि इन योजनाओं को वे चलाएं। राष्ट्रीयकृत उद्योग को आर्थिक बर्बादी का मुख्य कारण बताकर ही नई आर्थिक नीति चलाई गई है और अब गरीबी हटाने का सारा जिम्मा सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों पर डाला जा रहा है। तो क्या इससे यह स्पष्ट नहीं होता कि राष्ट्रीयकृत उद्योग आखिर इतना महत्वपूर्ण है? पूरे बजट में कहीं भी एक भी ऐसा वाक्य नहीं है कि सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग को, जिनमें बैंक भी शामिल हैं, कैसे सुधारा जाए और अधिक कुशल बनाया जाए। अगर सार्वजनिक उद्योगों को सुधारने का कोई कार्यक्रम नहीं है और फिर भी गरीबी मिटाने का सारा दायित्व राष्ट्रीयकृत बैंकों पर लादा जा रहा है, तो इसका मतलब तो यह है कि इन कार्यक्रमों के पीछे कोई गंभीरता नहीं है या इनके बोझ से इन बैंकों की हालत इतनी चरमरा जाएगी कि देश में सिर्फ विदेशी बैंक सक्षम स्थिति में रह जाएंगे। कहीं जानबूझकर तो ऐसा नहीं किया जा रहा। इसके बारे में तो शोध बनता है पूरा अच्छे तरीके से कि ऐसा क्यों करती हैं सरकारें। आप लोग अपना शोध जारी रखिएगा और कमेंट सेक्शन में मेरा भी मार्गदर्शन करते रहिएगा। हर चीज की समझ मुझे नहीं हो सकती, आप लोग भी मेरा मार्गदर्शन कर सकते हैं। मैं यहाँ से अपनी समझ के हिसाब से जो टेक्स्ट आप लोगों के सामने पढ़ती हूँ, हो सकता है आपके विचार उससे कुछ भिन्न हों और आपके विचारों से मुझे भी सीखने और समझने का मौका मिले। तो इसलिए कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट्स जरूर करते रहिए। इसी के साथ मुझे आज्ञा दीजिए। आज का ये एपिसोड समाप्त होता है। अगले एपिसोड में हम इस चर्चा को और आगे लेकर चलेंगे। लेकिन यदि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगते हैं तो इन्हें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करने के साथ साथ दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर स्प्रेड करना भी ना भूलें। मिलते हैं अगले एपिसोड में। धन्यवाद।